सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, यानी कि आपका जो पेपर फर्स्ट है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी प्रश्न आप यहाँ पर देखोगे इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले ईयर्स में पूछे हुए हैं, यानी कि जो पिछले सालों में आपने जो एग्जाम हुए हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, उसमें जो पूछे हुए प्रश्न है, इनसे फायदा ये होता है कि आप यहाँ पर देख पाते हो किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आपके डीएलएड के एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। जब आप ये सीरीज अच्छे से पढ़ के जाते हो बहुविकल्पी क्वेश्चंस को, अति लघुत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं सभी को, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई हो जाता है। तो राजन सीरीज, पवन सीरीज दोनों के ही सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाती हूँ। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन, स्किनर, कोहलर या फिर हल? तो क्रिया प्रसूत अधिगम का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये दिया था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बा जो है ये सही हो जाएगा। कोहलर ने आप सभी को पता है चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था, या जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो जो अपराध की प्रवृत्ति होती है ये सबसे ज्यादा किशोरावस्था में होती है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चों के पास इतनी एनर्जी होती है, आप जिधर मोड़ दोगे ये एनर्जी उधर ही चली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या फिर समायोजन में? तो जो बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता होती है वो एक तरीके से बौद्धिक क्षमता ही होती है। तो ऑप्शन ब जो है यहाँ पर बौद्धिक विकास में, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है? यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, डम्बिल का या फिर एवरिल का? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वुडवर्थ का। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या इनमें से कोई नहीं? तो भाटिया बैटरी परीक्षण ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित है और भारत में ही इसका आविष्कार हुआ था और भाटिया जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना, तर्क, चिंतन या फिर कल्पना? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, डम्बिल। तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर ध्यान का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का है। 2023 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न आप देख सकते हो पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है? व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण या उपयुक्त सभी? तो ये सभी व्यक्तित्व मापन की अच्छी विधियां हैं। ऑप्शन द जो है उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि प्रश्नावली विधि भी होती है व्यक्तित्व मापन की विधि। तो प्रश्नावली विधि और व्यक्तिगत या व्यक्तिनिष्ठ विधि, ये विधियां ऐसी हैं जिनमें हम स्पेशली एक व्यक्ति का जिसके व्यक्तित्व का मापन करते हैं उसको बैठा करके और उसका एग्जाम लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में पूरा डिटेल से हम जान पाते हैं, उसकी किस किस चीजों में रुचियां हैं, उसका संबंध कैसा है अपने स्कूल में, अपने टीचर्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि, ये तीनों ही सही होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है? तो भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, क्योंकि इसके द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता है और ये भारत में ही बना है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षा में सृजनात्मकता का जो प्रयोग है ये चिंतन के रूप में होता है। चिंतन करने में हम प्रयोग करते हैं अपनी सृजनात्मक क्षमता का। तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, बुद्धि का तरल मोजक सिद्धांत किसने दिया था?
तो तरल मोजक सिद्धांत कैटल ने दिया था। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। इसको मैंने चाय की केतली से आप लोगों को रिलेट करके बताया था कि जो चाय की केतली या कैटल होता है वो क्या होता है, उसमें चाय होती है और चाय क्या है, तरल है, एक तरल पदार्थ है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था इसको याद करने का ट्रिक कि कैटल में क्या होता है, तरल पदार्थ यानी कि चाय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया था? तो 16 पीएफ का फुल फॉर्म क्या है? 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। ठीक है, यानी कि पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व। तो आप साफ साफ समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, किसके मापन के लिए होता है? व्यक्तित्व के मापन के लिए, पर्सनैलिटी फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टि, पूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, तो किस शिक्षण पर आधारित है? जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है यह पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था और ये बहुत अच्छा सिद्धांत है। बच्चों का सभी प्रकार से हम विकास करते हैं, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना भी बहुत जरूरी है और यही हमारी पहचान है, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का जो सामाजिक वातावरण है, कैसे हम मिलजुल करके दूसरे के साथ रहते हैं। इतने सारे धर्मों के, जातियों के लोग रहते हैं, फिर भी हमारा जो देश है वो संगठित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए, मारना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसीलिए आप देखते हो बच्चों को निबंध लिखने को हम देते हैं, चाहे वो आतंकवाद पर निबंध लिखना हो, चाहे वो बढ़ती हुई जनसंख्या पर निबंध लिखना हो। उसका रीजन यही है कि बच्चे क्या सोचते हैं, आप बच्चे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? भग्नाशा, तनाव, संबंध या चिंता। राइट आंसर है संबंध। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक या राजनीतिक नेता। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन आ, शल्य चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 14 है। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि है? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि तो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो देख नहीं सकते, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए होती है। सांकेतिक भाषा, यंत्र या सभी? तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो सुन नहीं सकते हैं उन बच्चों को हम सांकेतिक भाषा के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं, और यंत्र, कानों में जो यंत्र आते हैं लगाने के लिए जिनसे बच्चों को थोड़ी थोड़ी चीजें सुनाई देने लगती हैं, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ब्रेल लिपि होगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन द में उपरोक्त सभी दिया है, तो ये भी नहीं ऑप्शन सही हो पाएगा। तो अगर हम आसान सी भाषा में बात करें कि अगर जो बच्चा थोड़ा कम सुनता है उसको अगर पढ़ाने की बात करें कक्षा में, तो शिक्षक तो लेकर के आ नहीं पाएगा यंत्र कहीं से कि बच्चे के कान में लगा दे। ये तो सरकार और उस बच्चे के परिवार वाले ही उसके लिए मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका एक शिक्षक के नाते आप उस बच्चे को सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके पढ़ाएंगे जो सुन नहीं सकता है। ठीक है, किस तरीके से अपने अपने चेहरे के हाव भाव बना रहे हो आप, किस तरीके से अपने हाथों को चला रहे हो, जिनको देख करके बच्चा समझ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से? तो जो सृजनात्मकता होती है दोस्तों, ये है संबंधित अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन का मतलब है कि ये सभी दिशाओं में बच्चे को सोचने की पूरी आजादी है। ठीक है, एक ही समस्या के वो 10, 20, 30 जितने भी वो समस्या के हल ढूंढ सकता है, उतना वो फ्री है ढूंढने के लिए। तो ये अपसारी चिंतन में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तीन भाषा यानी कि त्रिभाषा। क्वेश्चन नंबर 17 है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या सभी से? तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, बच्चे परिवार से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने मित्रों से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने साथियों से, विद्यालय से। तो ऑप्शन द जो है सभी राइट आंसर हो जाए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है।
बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? तो बिने और साइमन, आपको पता ही है, तो ऑप्शन ब जो है बिने राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 से कम बुद्धि लब्धि। दोस्तों मेनली 25 से 50 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उन्हीं को हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो 71 से कम 50, 25 से 50 में आ जाएगा, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु 5 वर्ष है बटे वास्तविक आयु 4 वर्ष है, गुणे 100। 4 से 100 को काट देंगे तो ये आ जाएगा 25 और 25 पंजे 125, तो 125 आ जाएगी बुद्धि लब्धि। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? आपकी कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं तो 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बहुत तेज हैं, अगली कक्षा के भी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अगर कक्षा 3 के बच्चे हैं तो कक्षा 5 के बच्चों के भी क्वेश्चंस को हल कर ले रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को आप किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ, या जब वे चाहें? तो राइट आंसर है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता? तो राइट आंसर है मितव्ययिता। क्वेश्चन नंबर 23 है, वॉटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो वॉटसन ने शिशुओं के अंदर 3 संवेग होते हैं दोस्तों, 3 संवेगों को बताया है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। भय, क्रोध और प्रेम, भय, क्रोध और प्रेम, यही 3 संवेग बताए हैं जो जन्म के समय बच्चों के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गटमैन ने, बंकमैन ने, स्पीयरमैन ने या गिलफोर्ड ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल, क्लार्क, वेबर या फिर विलियम जेम्स? तो राइट आंसर है स्टैनले हॉल, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए केंद्रक, जीन्स या फिर सिरा? तो आनुवांशिकता के वाहक होते हैं जीन्स, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी, टीएटी, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण या क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र? तो टेट परीक्षण जो है, टीएटी परीक्षण जो है, ये व्यक्तित्व का मापन करता है, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, तो ये क्या कहलाता है? कल्पना, आत्मसाधन, समंजन या चिंतन? तो आप सभी को पता है ऑप्शन द, चिंतन। जब हम किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के प्रयोग से करते हैं, जो हमने जीवन में सीखा होता है, तो इसे हम चिंतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण या उदात्तीकरण? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सृजनात्मकता, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो कोहलर ने अपना प्रयोग वनमानुष के ऊपर किया था। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो हम सभी को पता है अभ्यास और अनुभव के द्वारा होने वाला व्यवहार में परिवर्तन सीखना या अधिगम कहलाता है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का, स्किनर का, नन का या फ्रायड का? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, फ्रायड। तो अभिप्रेरणा के बारे में इन्होंने क्या कहा? अभिप्रेरणा का प्रमुख कारक मूल प्रवृत्ति तथा अचेतन मन माना जाता है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों को इन्होंने क्या माना है? यानी कि फ्रायड ने 2 आधारभूत मूल प्रवृत्तियां मानी है, जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत या फिर नींद? तो जो आदत है ये क्या है? अर्जित प्रेरक है। लेकिन जो भूख, प्यास, नींद, ये बच्चा पैदा होने के बाद ये खुद सीख जाता है, ये कोई सिखाता नहीं बच्चों को, तो ये जन्मजात प्रेरक होते हैं। लेकिन आदत मनुष्य जीवन में आने के बाद सीखता है या
जैसे कि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब क्या है? अर्जित प्रेरक हैं जो मनुष्य जीवन में अर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। असंगठित घर से आने वाला बच्चा यानी कि ऐसा बच्चा जिसके घर में लोगों के बीच में एकता नहीं है, लोग एक तरीके से झगड़े होते हैं या फिर लोग मिलजुल कर नहीं रहते हैं, तो ऐसे बच्चे स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण या लक्ष्य और प्रयोजन। दोस्तों यहाँ पर होगा वे कौन से कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से नहीं रोकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर ऑप्शन बा जो है संस्कृति और प्रशिक्षण, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पर। अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं या जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अपराधी बालक उन बालकों को कहते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि चोरी करना या फिर किसी को प्रताड़ित करना, हिंसा करना, ये सब बच्चे अपराधी बालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मिथिया या फिर सभी। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उनमें होता है डिस्ग्राफिया। डिस्कैल्कुलिया तो आपको पता है कैलकुलेशन से संबंधित यानी कि गणित संबंधी विकार है, जिसमें बच्चों को गणित विषय में कठिनाई का अनुभव होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ये सभी। ये सभी विशिष्ट बालक होते हैं। सामान्य बालकों को छोड़ करके बाकी सभी बालक क्या होते हैं? विशिष्ट बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले या प्रतिभाशाली बालक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, प्रतिभाशाली बालक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जेम्स ड्रेवर का है। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंद बुद्धि। तो ऐसे बच्चे जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो मूक बधिर होते हैं इनको भी आप देखिए सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही कोई न्यूज दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो श्रवण दोष है इसमें हम राइट आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता, अभिसरण, समंजन या प्रत्यक्षण। तो राइट आंसर है परिपक्वता। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है, अथवा थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियमों को या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो 3। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। पाउलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो कुत्ते के ऊपर किया था। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर किया था, कॉलर ने वनमानुस के ऊपर किया था। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर। और थॉर्नडाइक, पाउलो का कुत्ता और थॉर्नडाइक की बिल्ली, इस तरीके से हम लोगों ने याद किया था। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। कॉलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से और हम जानते हैं? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है? तो ये कहलाता है उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो हम सभी को पता है ये स्टैनले हॉल का कथन है।
क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत किसका है? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आप सभी को पता है किसका है, थॉर्नडाइक का है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने टॉप 50 क्वेश्चंस को करके कंप्लीट कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई क्लासेस हम रिकॉर्ड करते हैं आप सभी को टाइम से उन सभी की लिंक मिल पाएगी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया होगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के क्लासेस की लिंक और वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और सारे क्लासेस को ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे आप लोग के लिए। जय हिंद दोस्तों।